हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ BSI एकेडमी क्लासेस। BSI एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन? तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर UGC दिसंबर 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि BSI एकेडमी ने दिसंबर 2026 नेट के लिए ऑलरेडी बैच लॉन्च कर दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो सीरियस है वो यहाँ पर UGC दिसंबर 2026 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर BSI एकेडमी से जुड़ सकते हैं। किसी भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी या डाउट के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर UGC नेट के अलावा सेट एग्जामिनेशन, KVS, NVS, EMRS, DSSB अन्य जितने भी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो BSI एकेडमी ऑलरेडी उनके कोर्सेज भी यहाँ पर रन करता है। क्लियर? तो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि डिजिटल आर्काइव क्या होता है एंड डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म्स क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ डिजिटल आर्काइव। ठीक है, डिजिटल आर्काइव क्या है? ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो डिजिटल आर्काइव है, डिजिटल आर्काइव एक प्रकार का ऑर्गेनाइज सिस्टम है। डिजिटल आर्काइव क्या है? डिजिटल आर्काइव एक प्रकार का ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक है, क्या है डिजिटल आर्काइव? तो डिजिटल आर्काइव एक प्रकार का ऑर्गेनाइज सिस्टम माना जाता है जिसमें हम जितने भी डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, उन रिसोर्सेज को स्टोर करना, उनको मैनेज करना, प्रिजर्व करना और इसके साथ साथ उनको प्रिजर्व करने के साथ साथ उनको डिजिटल फॉर्म में लॉन्ग टर्म एक्सेस करने के लिए देखा जाता है। क्लियर? तो डिजिटल आर्काइव जो है वो एक ऐसा व्यवस्थित सिस्टम है जिसका जो इस्तेमाल है वो डिजिटल जानकारी के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए, सुरक्षित रखने और लंबे समय तक उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसे हम डिजिटल आर्काइव कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डिजिटल आर्काइव का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, जो भी आप लोगों के पास कंटेंट है, जो भी फिजिकल कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ उसको अगर आप लोगों ने यहां पर डिजिटल फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट को आप लोगों ने अगर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अगर आप लोगों ने उस कंटेंट को सपोज करना सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हो गया यहां पर डिजिटल आर्काइव, जबकि इसका मतलब डिजिटल आर्काइव नहीं है। डिजिटल आर्काइव तो एक पूरा का पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसका उद्देश्य यहां पर जितना भी डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्सेज है उसको पूरा कलेक्ट करा जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसे मैनेज किया जाता है, उसके बाद उसे प्रिजर्व किया जाता है ताकि उसे लॉन्ग टर्म के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के लिए यहां पर हमें जानकारी मिल सके। अब डिजिटल आर्काइव में कंटेंट्स, डिजिटल आर्काइव में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने यहां पर कलेक्ट कर लिया, लेकिन कलेक्ट करने के साथ साथ हमें यहां पर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है, उसको मैनेज करना, उस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना और लास्ट में उसे एक्सेस करना, यह सब भी देखा जाता है। तो ये 5 शब्द जब भी डिजिटल आर्काइव की बात की जाए तो ये 5 शब्द दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये 5 चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनमें क्या क्या आता है, डिजिटल आर्काइव में क्या क्या आएगा? सबसे पहले डिजिटाइज्ड बुक्स हो गई एंड मैन्युस्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, तो डिजिटाइज्ड बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जितने भी पुरानी प्रिंटेड बुक्स हैं, जितने भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आर्काइव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी लाइब्रेरी के पास 100 साल पुरानी, 100 ईयर पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है। अब अगर उसे स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व किया तो वह डिजिटल आर्काइव का हिस्सा बनेगी, ना कि वो डिजिटल आर्काइव बनेगी। नेक्स्ट आ गया फोटोग्राफ्स एंड मैप्स की बात करें तो जितने भी पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, जो भी हिस्टोरिकल मैप्स होते हैं पुराने पुराने, उनको भी हम लोग डिजिटल आर्काइव में रखते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है यहां पर न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो जितने भी ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं,
ठीक है, जितने भी यहां पर ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं उन ओल्ड न्यूज़पेपर्स को भी डिजिटाइज करके डिजिटल आर्काइव में रखा जा सकता है। उसके बाद ऑडियो एंड वीडियो। डिजिटल आर्काइव कभी भी याद रखना, डिजिटल आर्काइव कभी भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। डिजिटल आर्काइव कभी भी नेवर डिजिटल रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई, इसमें वीडियो हो गई, ठीक है, इसमें इंटरव्यूज हो गए, इसमें लेक्चर्स हो गए, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं, सारे की सारे रिसोर्सेज इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थीसिस एंड डिसर्टेशंस। थीसिस एंड डिसर्टेशंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए कुछ थीसिस और डिसर्टेशंस होते हैं, उनको भी यहां पर डिजिटल फॉर्म में रिपोजिटरी रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट, डिजिटल आर्काइव में और क्या शामिल होता है तो इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स। जितने भी इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड होते हैं उनको भी डिजिटल आर्काइव में प्रिजर्व रख के रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बॉन्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो यह एक इंपॉर्टेंट टर्म है। बॉन्ड डिजिटल का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट जब बना तब डॉक्यूमेंट क्रिएटेड हुआ, तो क्रिएटेड होने के पश्चात ही डॉक्यूमेंट हमेशा से ही डिजिटल फॉर्म में है, वो डॉक्यूमेंट हमेशा से ही डिजिटल फॉर्म में बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सीधे कंप्यूटर पर बनाया, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सीधे कंप्यूटर पर बनाया तो वह डॉक्यूमेंट बॉन्ड डिजिटल हो सकता है। यह किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट को कभी भी स्कैन करके नहीं बनाया जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों वेबसाइट्स। वेबसाइट्स भी डिजिटल आर्काइव का हिस्सा होती हैं और उस डिजिटल आर्काइव में हमेशा कुछ टेक्स्ट होते हैं। उस डिजिटल आर्काइव में आप लोगों को इमेजेस देखने को मिलती हैं, उस डिजिटल आर्काइव में आप लोगों को मैप्स देखने को मिलते हैं, उस डिजिटल आर्काइव में आप लोगों को ऑडियो देखने को मिलती है, उस डिजिटल आर्काइव में आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती है, थीसिस देखने को मिलती है, इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स हो गई, बॉन्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो गए और वेबसाइट्स हो गई, ये सभी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अब याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ ये सोचते हैं कि डिजिटल आर्काइव सिर्फ और सिर्फ एक सिंपली स्कैन डॉक्यूमेंट है, जबकि ऐसा नहीं होता। डिजिटल आर्काइव इज नॉट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट है। मान लीजिए आपके पास एक पुरानी प्रिंटेड बुक है, आपने उसे स्कैन करके पीडीएफ बना दी, तो आपने उसे डिजिटल आर्काइव का एक हिस्सा बनाया है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका डिजिटलाइजेशन किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ उस बुक का डिजिटलाइजेशन किया है। क्या किया आपने? सिर्फ और सिर्फ उस बुक का डिजिटलाइजेशन किया है, लेकिन वो है पूरा डिजिटल आर्काइव नहीं बना, क्योंकि डिजिटल आर्काइव में केवल और केवल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइल रखना, डिजिटल फाइल बनाना पर्याप्त नहीं होता। डिजिटल आर्काइव में कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे मेटा डेटा हो गया, जैसे स्टोरेज हो गया, जैसे मैनेजमेंट हो गया, जैसे प्रिजर्वेशन हो गया, जैसे लास्ट में एक्सेस हो गया। इन सभी चीजों को भी सुनिश्चित करना होता है किस चीज में? यहां पर डिजिटल आर्काइव है। तो डिजिटल आर्काइव क्या है? डिजिटल आर्काइव का एक आसान फॉर्मूला आप सभी लोग याद रखो। डिजिटल आर्काइव का आसान फॉर्मूला है, कोई भी डिजिटल ऑब्जेक्ट्स प्लस मेटाडेटा प्लस स्टोरेज प्लस प्रिजर्वेशन प्लस एक्सेस। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, तो आप डिजिटल आर्काइव को आसानी से समझ सकते हो। क्लियर है? इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से याद रखना, तो आप इस फॉर्मूले को आसानी से समझ सकते हो। अब यहां पर 3 कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज डिजिटाइजेशन, सेकेंड इज डिजिटल आर्काइविंग और थर्ड वन इज डिजिटल प्रिजर्वेशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट अक्सर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि इन तीनों के मतलब बहुत अलग अलग होते हैं। सबसे पहला है यहां पर डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन की अगर आप लोग बात करोगे तो डिजिटलाइजेशन का मतलब है किसी फिजिकल या एनालॉग मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रिंटेड बुक है, अब उस प्रिंटेड बुक को आपने एक स्कैनर से स्कैन कर लिया,
जब आपने उस स्कैनर से स्कैन कर लिया तो अब वह आपके पास एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट की गई एक डिजिटल फाइल के रूप में उपलब्ध हो गई है। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट की गई डिजिटल फाइल के रूप में उपलब्ध हो चुकी है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिजिटलाइजेशन। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को कन्वर्ट करके रखना, अर्थात किसी मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में बदल कर रखना इज कॉल्ड इज डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल आर्काइविंग। मान लीजिए कि आपने बुक को स्कैन करके पीडीएफ बना ली। अब जब आपने उस बुक को स्कैन करके पीडीएफ बना ली तो पीडीएफ को रिपॉजिटरी में रखा है। उस पीडीएफ को रिपॉजिटरी में रखने के बाद आपने उस पीडीएफ का मेटा डेटा बना लिया है, उसको प्रॉपर वे में आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, साथ साथ उसका स्टोरेज भी दे रहे हो और यूजर्स के लिए जरूरत के आधार पर उन यूजर्स को उनका एक्सेस उपलब्ध करा रहे हो। इस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं डिजिटल आर्काइविंग, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैनेजमेंट प्लस स्टोरेज एंड एक्सेस ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो डिजिटल प्रिजर्वेशन का मेन उद्देश्य जो होता है दोस्तों, वो होता है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक के लिए, उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक के लिए एक्सेसिबल, नंबर सेकंड इज ऑथेंटिक एंड लास्ट में यूजेबल रखा जा सके। मान लीजिए आपके पास एक पीडीएफ है, लेकिन वो पीडीएफ 20 साल बाद मान लेना उसका स्टोरेज खराब हो गया, उस पीडीएफ का सपोज करना आफ्टर 20 ईयर बाद उस फाइल का स्टोरेज खराब हो जाता है। अगर स्टोरेज खराब हो गया या फिर वो फाइल ही करप्ट हो गई, वो फाइल ही करप्ट हो जाती है। अगर स्टोरेज खराब हो गया, फाइल करप्ट हो गई। तीसरा, वो सॉफ्टवेयर बदल गया, वो सॉफ्टवेयर बदल सकता है। चौथा, सपोज करना फाइल फॉर्मेट पुराना हो सकता है। तो इसी वजह से जो डिजिटल रिसोर्स है, इसलिए जो भी डिजिटल रिसोर्स है, उस डिजिटल रिसोर्स को लॉन्ग टर्म तक यूजेबल बनाए रखने के लिए कुछ प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कई सारी प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज की जरूरत होती है, जिसका मतलब होता है कि ताकि हम उसे लॉन्ग टर्म एक्सेसिबल के लिए बनाए जा सके, यूजफुल रखा जा सके। उसके लिए हम उस पर्टिकुलर चीज का कुछ बैकअप लेते हैं। बैकअप लेने के अलावा उसमें हम कुछ फिक्सिटी देखते हैं, या फिर अन्यथा हम उसका कुछ माइग्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ आ गया होगा कि डिजिटल प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। डिजिटलाइजेशन इज आसान शब्दों में कन्वर्जन करना, आर्काइविंग बहुत आसान शब्दों में उसका मैनेजमेंट करना, और प्रिजर्वेशन इसका लॉन्ग टर्म एक्सेसिंग करना। ये पूरा आपको एग्जांपल के रूप में मैंने दे दिया है। ठीक है, और अगर किसी को और समझना है तो और बता देते हैं। स्टेप 1 होता है किसी भी चीज को स्कैन करना, मतलब डिजिटाइजेशन करना। सेकंड, स्कैन करने के बाद वो पीडीएफ जो है, वो पीडीएफ के साथ जो भी टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, मेटाडेटा हो गया, उसको रिपोजिटरी में ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल आर्काइविंग। डिजिटल आर्काइविंग के बाद लॉन्ग टर्म उसकी कोई बैकअप कॉपी रखना, फिक्सिटी मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ना तो उसे रखना, माइग्रेशन रखना, तो इसे हम कहते हैं डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो डिजिटलाइजेशन क्या है, वो एक प्रकार का कन्वर्जन है। आर्काइविंग क्या है, वो एक प्रकार का मैनेजमेंट है। और प्रिजर्वेशन क्या है, वो एक प्रकार का लॉन्ग टर्म एक्सेस है। अब यहां पर हम देखते हैं कुछ मेजर डिजिटल आर्काइव रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारे टॉपिक में दोस्तों 5 इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, डी स्पेस, ई प्रिंट्स, ग्रीनस्टोन, फेडोरा और ओमेगा। एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट वन इज डी स्पेस। डी स्पेस क्या है? तो डी स्पेस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का ओपन सोर्स रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। डी स्पेस क्या है, ध्यान से समझना। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ओपन सोर्स
ओपन सोर्स रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। इसका इस्तेमाल किस किस चीजों के लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल जितने भी जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं उनके लिए, जो भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनके लिए, जो भी थीसिस और डिसर्टेशंस का यूज कर रहा है उनके लिए, और लास्ट में जो भी डिजिटल कलेक्शन है उनके लिए। तो सबसे ज्यादा यहां पर पूछा जाता है कि डी स्पेस इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, तो डी स्पेस जो है वो यहां पर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के लिए, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, थीसिस डिसर्टेशंस के लिए, डिजिटल कलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो यूजफुल प्लेटफॉर्म है वो है यहां पर डी स्पेस। अब आपसे डी स्पेस की हायरकी भी एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी कोई बड़ा लेवल समझ लो, कलेक्शन यानी कि उस कम्युनिटी में कोई छोटा कलेक्शन, आइटम मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ले लो, बिट स्ट्रीम उस चीज को निकाल के रख देना, जैसे यूनिवर्सिटी, उसके बाद उसका लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उसमें फिर थीसिस कलेक्शन और उसमें भी इंडिविजुअल थीसिस, और लास्ट में पीडीएफ फाइल। यहां जो है हम क्या कर रहे हैं, हम एक ब्रॉड लेवल से एक्चुअल डिजिटल फाइल की तरफ जा रहे हैं। तो कम्युनिटी जो है एक ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी हम कह लिए। कलेक्शन में क्या हो रहा है, उस रिलेटेड आइटम्स का ग्रुप हो रहा है, जैसे थीसिस कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम आइटम पे जाते हैं, तो आइटम एक इंडिविजुअल रिसोर्स को या रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। बिट स्ट्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है। बिट स्ट्रीम जो है वो डी स्पेस में आइटम से एसोसिएटेड एक्चुअल जो डिजिटल फाइल होता है उसे हम बिट स्ट्रीम कहते हैं। इंडिविजुअल थीसिस बराबर आइटम, इंडिविजुअल थीसिस बराबर आइटम, और इसी की पीडीएफ फाइल को बिट स्ट्रीम। तो क्या ठीक है, तो डी स्पेस में जो एक्चुअल डिजिटल फाइल जो होती है, याद रखना डी स्पेस में जो एक्चुअल डिजिटल फाइल होती है उसको एसोसिएटेड करा जाता है आइटम से। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों ई प्रिंट। ई प्रिंट क्या है? ई प्रिंट एक प्रकार का ओपन सोर्स रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना। एक सेकेंड होल्ड करो। यहां पर स्क्रीन विजिबल है लोगों को क्लियर? ठीक है, तो ई प्रिंट्स क्या है? तो ई प्रिंट एक प्रकार का ओपन सोर्स रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। क्लियर? कुछ टेक्निकल इशू के कारण मुझे लग रहा है आई थिंक कुछ मिक्स या प्रॉब्लम आ सकती है, या स्क्रीन डार्कर जैसी लग सकती है। तो ई प्रिंट हमने समझ लिया, ई प्रिंट क्या चीज है। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था दोस्तों यहां पर डी स्पेस। डी स्पेस ओपन सोर्स रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। ई स्पेस, ई प्रिंट जो है वो भी एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। इसका यूज जितने भी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं उनके लिए, जितने भी यहां पर रिसर्च पब्लिकेशन है उनके लिए, जितने भी यहां पर ओपन एक्सेस स्कॉलरी कम्युनिकेशन है उनके लिए यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ई प्रिंट को याद रखना सबसे आसान है। ई प्रिंट एक प्रकार का ओपन एक्सेस स्कॉलरी कम्युनिकेशन माना जाता है। तो ई प्रिंट जब भी आए तो याद रखना यह एक प्रकार का ओपन एक्सेस स्कॉलरी कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट ग्रीनस्टोन आ जाएगा। ग्रीनस्टोन भी एक प्रकार का डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम है और इसे डेवलप किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो न्यूजीलैंड के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें जो मेन फीचर्स हैं वो जितना भी डिजिटल कलेक्शन है उसको क्रिएट करना, उसकी फुल टेक्स्ट सर्चिंग करना, ब्राउजिंग करना, मेटा डेटा में सपोर्ट करना, और इसके साथ साथ कई सारी भाषाओं में काम करने की क्षमता रखना। कई भाषाओं में काम करने की क्षमता, मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज रखना, फुल टेक्स्ट सर्चिंग, पूरे टेक्स्ट में सर्च करना, और डिजिटल कलेक्शन क्रिएट करना, ये सारे के सारे ग्रीनस्टोन के काम होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों फेडोरा। फेडोरा की दोस्तों फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। फेडोरा की फुल फॉर्म क्या है? तो फेडोरा की जो फुल फॉर्म है वो है फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल डिजिटल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी आर्किटेक्चर। यह एक प्रकार का ओपन सोर्स रिपोजिटरी आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है। यह एक प्रकार का ओपन सोर्स रिपोजिटरी आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है, और इसका जो यूज है वो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के लिए और डिजिटल कलेक्शन, जितने भी कॉम्प्लेक्स डिजिटल कलेक्शन होते हैं उनको मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो फेडोरा क्या है? फेडोरा का यहां पर काम है डिजिटल ऑब्जेक्ट्स प्लस डिजिटल कॉम्प्लेक्स कलेक्शन को ध्यान देने के लिए। फेडोरा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो फेडोरा की फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल
एक्सटेंसिबल डिजिटल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी आर्किटेक्चर जो है ये फेडोरा की फुल फॉर्म मानी जाती है। लास्ट है ओमेका। ओमेका एक आखिरी और इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ओमेका जो है एक प्रकार का ओपन सोर्स वेब पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। ठीक है, ओमेका क्या माना जाता है? ओमेका एक प्रकार का ओपन सोर्स वेब पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है और इसका जो यूज है वो डिजिटल कलेक्शंस में, इसका यूज लाइब्रेरीज में, इसका यूज म्यूजियम्स में, इसका यूज आर्काइव्स में, जितने भी ऑनलाइन एग्जीबिशंस हैं इसका इन सभी में यूज किया जाता है। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों का यहां पर रिवीजन भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एज डिजिटल आर्काइव? इनमें से कौन सा डिजिटल आर्काइव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अ कलेक्शन ऑफ ओनली स्कैन्ड बुक, क्या ये सही है? केवल स्कैन की गई किताबों का संग्रह। नेक्स्ट है अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग, मैनेजिंग, प्रिजर्विंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्स, क्या ये सही है? नेक्स्ट है अ डेटाबेस कंटेनिंग ओनली बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ये सही है? या फिर अ सिस्टम ओनली यूज्ड फॉर ओसीआर, ये सही है? केवल स्कैन की गई किताबों का संग्रह डिजिटल आर्काइव है, या फिर केवल ग्रंथ सूची संबंधी रिकॉर्ड वाला डेटाबेस ये डिजिटल आर्काइव है, या फिर केवल ओसीआर के लिए इस्तेमाल होने वाला सिस्टम ये फिर डिजिटल आर्काइव है? तो नहीं, यहां पर डिजिटल संसाधनों को स्टोर करना, उन्हें मैनेज करना, उन्हें सुरक्षित रखना और उन तक पहुंच प्रदान करने का सिस्टम ही डिजिटल आर्काइव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंटिएट्स डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन? यहां पर अभी हमने पढ़ा था कि डिजिटलाइजेशन और डिजिटल प्रिजर्वेशन के बीच सही अंतर क्या है। क्या ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता ये दोनों एक जैसे हैं। या फिर डिजिटलाइजेशन कन्वर्ट्स मटेरियल इनटू डिजिटल फॉर्म वाइल प्रिजर्वेशन एंश्योर्स लॉन्ग टर्म एक्सेसिबिलिटी, क्या ये सही है? या फिर प्रिजर्वेशन मींस स्कैनिंग, ये सही है? या फिर डिजिटलाइजेशन जो है इज ओनली मेटाडेटा क्रिएशन, प्रिजर्वेशन का मतलब केवल और केवल स्कैनिंग कभी नहीं होता है। इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन इज ओनली मेटाडेटा क्रिएशन, ये भी बिल्कुल नहीं है। ना ही ये दोनों सेम है। इसका असली मतलब है डिजिटलाइजेशन कन्वर्ट्स मटेरियल इनटू डिजिटल फॉर्म वाइल प्रिजर्वेशन एंश्योर्स लॉन्ग टर्म एक्सेसिबिलिटी, यानी कि डिजिटलाइजेशन जो है वो सामग्री को डिजिटल रूप में बदलता है, जबकि प्रिजर्वेशन लंबे समय तक उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है विच प्लेटफॉर्म इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज? इसमें एक्चुअली ऑप्शंस बहुत सरल आ गए, वीएलसी, फोटोशॉप, एक्रोबैट, बहुत ज्यादा सरल आ गए। इसका करेक्ट आंसर है डी स्पेस। ठीक है, अब व्हाट इज द करेक्ट डी स्पेस हायरार्की? अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले किसी चीज का बड़ा लेवल कम्युनिटी, उसके बाद कलेक्शन है, उसके बाद आइटम है, उसके बाद बिट स्ट्रीम है। आसान है। इन डी स्पेस द एक्चुअल डिजिटल फाइल एसोसिएटेड विथ एन आइटम इज कॉल्ड। अभी अभी हमने देखा था कि उसे जो डी स्पेस में एक्चुअल फाइल एसोसिएटेड होती है वो क्या होती है? बिट स्ट्रीम होती है। कलेक्ट। नेक्स्ट है जेमस्टोन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ। जेमस्टोन किसके लिए एसोसिएटेड किया जाता है? तो जेमस्टोन जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के लिए एसोसिएटेड किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने ये बहुत ही शॉर्ट लेवल में जो डिजिटल आर्काइव प्लेटफॉर्म है उनको समझने की कोशिश की है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, हो सकता है आगे भी किसी न किसी रूप में आपको पूछा जा सके या पूछने को मिल जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी विद्यार्थी जो यूजीसी दिसंबर 2026 के लिए सीरियस है, बीएसआई एकेडमी के द्वारा 2026 के लिए टारगेटेड बैच ऑलरेडी चलाया जा रहा है। तो अगर आप लोग कोई भी डाउट और क्वेरी रिलेटेड टू बैच है तो आप यहां पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर विजिट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को बैच से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी चाहिए हो या क्लैरिटी हो वो मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों यूजीसी नेट के अलावा सेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSC जैसे विभिन्न कोर्सेज भी बीएसआई एकेडमी पर चलाए जा रहे हैं। क्लियर? तो किसी भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट पर विजिट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से कोर्सेज की भी जानकारी मिल जाएगी। तो चलो कंप्लीट करते हैं, हम आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।